नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर के मद्देनजर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सीबीएसई की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया। केंद्र के इस फैसले के बाद गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड समेत कई राज्यों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने का ऐलान भी कर दिया और इस मामले पर कई दिन से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने की आधिकारिक जानकारी भी देगी। सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द होने के बाद जिन राज्यों ने बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द नहीं किया, वहां भी परीक्षाएं रद्द करने की मांग उठ रही है। लोगों का तर्क है कि बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और यह विषय बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। इस पर सोच समझकर सरकारों को निर्णय लेना चाहिए। परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि परीक्षाएं तो रद्द हो गई, लेकिन कॉलेजेस में एडमिशन किस प्रक्रिया के तहत मिलेगा। उत्तर प्रदेश के बोर्ड के आंकड़े अगर बताएं तो 12वीं में 29,94,312 छात्र, 10वीं में 26,09,501 छात्र। तो वहीं उत्तर प्रदेश बोर्ड की ओर से परीक्षा के लिए 8,497 केंद्र चिन्हित किए गए थे। तो वहीं 10वीं और 12वीं में कुल छात्रों की जो संख्या थी वो थी 56,03,813। ये आंकड़े हमने आपको बताया उत्तर प्रदेश बोर्ड के। जो अगर ये परीक्षाएं होती तो 10वीं और 12वीं में छात्रों की ये संख्या होती और इन छात्रों के लिए जो एग्जामिनेशन केंद्र थे वो करीब करीब 8,497 बताए जा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान बोर्ड के आंकड़ों की, जहां 10वीं और 12वीं में कुल 21,60,217 छात्र बताए गए हैं। तो वहीं 12वीं की अगर बात करें तो 12वीं में 8,82,212 लगभग छात्र बताए गए हैं। 10वीं में 12,14,512 छात्र। तो वहीं राजस्थान बोर्ड की ओर से 6,044 परीक्षा केंद्र चिन्हित किए गए थे। 10वीं और 12वीं के कुल छात्रों की संख्या की अगर बात करें तो वो 21,60,217 होते हैं। तो मैं आपको बता दें कि 12वीं बोर्ड की टेंशन, नतीजों का बेसब्री से इंतजार और फिर कॉलेज में एडमिशन के लिए भागदौड़ और ऊंची ऊंची कट ऑफ लिस्ट, हर साल देखने वाला यह माहौल इस बार थोड़ा अलग होगा। इस बार ना तो बोर्ड की परीक्षाएं हैं और ना ही उस तरह की भागदौड़, क्योंकि 12वीं के बोर्ड की परीक्षाएं रद्द हो चुकी है। कोरोना वायरस से बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा करी। इसके बाद आईसीएसआई और सीआईएससीआई भी बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द होने की घोषणा के बाद अधिकारियों को परीक्षा परिणाम तैयार करने को लेकर निर्देश दिए हैं। बताया गया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों की एक कमेटी अब इससे संबंधित मापदंड तैयार करेगी। फिलहाल 12वीं की परीक्षाओं को लेकर बनी हुई कश्मकश जरूर खत्म हो गई है, लेकिन इसके साथ उच्च शिक्षा में प्रवेश की शंकाएं पैदा हो गई हैं। आपको बता दें कि अभी तक उच्च शिक्षा में विभिन्न कोर्सेज में दो तरीके से प्रवेश मिलता है। एक कट ऑफ के आधार पर, यानी 12वीं के अंकों के आधार पर कट ऑफ लिस्ट तैयार होती है और उसके अनुसार एडमिशन मिलता है। दूसरा, पेशेवर कोर्सेज में प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर। इसमें 12वीं के नंबरों की वेटेज भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन प्रवेश परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर कोर्स में एडमिशन मिलता है, जैसे कि जेईई, नीट परीक्षा, बीबीए, पत्रकारिता और अदर लैंग्वेज कोर्स। जानकार मानते हैं कि 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करना 10वीं की परीक्षाओं को रद्द करने से थोड़ा अलग है। 10वीं के बाद स्कूल में ही एडमिशन होता है, लेकिन 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए चयन होता है। ऐसे में यह देखना जरूरी हो जाता है कि परीक्षाएं रद्द होने का उच्च शिक्षा में प्रवेश पर क्या असर पड़ेगा। तो मैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी जयपुर से हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित जी जुड़ चुके हैं और उत्तर प्रदेश से ब्यूरो चीफ विवेक तिवारी जुड़ चुके हैं। विवेक जी, आपके पास आऊंगा, उससे पहले रमेश जी आपके पास आना चाहूंगा। परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है और ये प्रमुख सवाल भी है, थोड़ा इसके लिए पीछे जाने की जरूरत है।
हमारे देश ने कोरोना के इसी काल में, जब केसेस बहुत ज्यादा आ रहे थे और जब वैक्सीन भी इक्का दुक्का ही कहीं कहीं पर लग रही थी, कहीं पर पहुंची नहीं थी, तमाम असुविधाएं भी थी कोरोना से लड़ने के लिए, उस कंडीशन में हमारे देश में चुनाव करवाए गए, चुनाव के लिए तमाम इंतजाम करवाए गए। और चुनावों की अगर बात करें तो 18 या उससे साल के जो भी व्यक्ति हैं वो वोटिंग कर सकते हैं। और इसके लिए चुनाव के केंद्र बनाए गए, अलग अलग मतगणना केंद्र बनाए गए, मतदान करने के लिए केंद्र बनाए गए, तमाम तैयारियां वहां पर की गई, लोग चुनाव में अपने मतदान का प्रयोग करने भी पहुंचे। ऐसे में सवाल यह उठता है, क्या भविष्य की चिंता सिर्फ राजनीतिज्ञों की करनी जरूरी है? अगर चुनाव करवाए जा सकते हैं और उन्हीं शिक्षाविदों की ड्यूटी लगाकर, तो क्या वही शिक्षाविद ड्यूटी करके ये परीक्षाएं नहीं करवा सकते थे? क्या केंद्र को नहीं ऐसा करना चाहिए था कि हमने चुनाव तो करवा दिया, हम एग्जाम भी करवा सकते हैं? और अगर आंकड़ों की बात करें, किसी एक राज्य के आंकड़े अगर उठा ले, पुरोहित जी राजस्थान की बात करें तो 10वीं और 12वीं में कुल 21,60,217 छात्र हैं और राजस्थान बोर्ड की ओर से 6,044 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए थे। पूरे राजस्थान की अगर बात करें और लमसम एक आंकड़ा पकड़ लेते हैं हम 21 लाख, तो पूरे राजस्थान में स्कूलों की संख्या की बात करें, विद्यालयों की संख्या की बात करें, महाविद्यालयों की संख्या की बात करें, तो वो आंकड़ा भी कई हजारों में पहुंचता है। और इस कैलकुलेशन के आधार पर अगर हम देखें, और एक स्कूल में ये सबको पता है, एक बड़ा प्राइवेट स्कूल है या कई सरकारी स्कूल है, केंद्रीय विद्यालयों की हम बात कर लें, या कई शहरों में बड़े बड़े स्कूल हैं, उनमें कई 100 कमरे होते हैं। इन सब चीजों को देखकर अगर कैलकुलेट करते तो एक कक्षा में अगर परीक्षाएं करवाई जाती, क्योंकि 8 चरणों में चुनाव भी हुए, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी हुए हैं, राजस्थान में विधानसभा के उपचुनाव भी हुए हैं, उत्तराखंड में भी उपचुनाव हुआ है। ऐसे में जब ये व्यवस्था करवाई जा सकती थी तो कैलकुलेशन के हिसाब से राजस्थान की अगर बात करें तो एक कक्ष में बमुश्किल 7 या 8 बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 की सारी जितनी भी उसमें बात कही गई है कोरोना से बचने के लिए, उन सारी गाइडलाइंस की पालना करते हुए क्या परीक्षा नहीं हो सकती थी? रमेश पुरोहित जी। जी उमंग, आपने बिल्कुल सही कहा और इस मुद्दे को मैं लगातार लोगों के बीच में ले जाता रहा हूं और लोगों का भी यही कहना था। ठीक है, कोरोना क्राइसिस ने, आप इस बात को समझ लीजिए कि 2 साल जो है बच्चों को पीछे, ज़िंदगी की जो रेस होती है, वो जो एक सपना लेकर के चलते हैं, वो 2 साल पीछे चले गए। इस कंपटीशन के युग में गला काट प्रतियोगिता जो आज दिखाई दे रही है, शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा दिखाई देती है। और आप देखिए कि एक परसेंट के लिए कितनी जद्दोजहद जो है एक स्टूडेंट पूरे साल भर तक करता है कि टॉप में वो उसका नाम आए, मेरिट में उसका नाम आवे और अच्छी कॉलेजेस में उसका एडमिशन हो। ये हर किसी लड़के की एक तमन्ना रहती है। और जब कोरोना क्राइसिस में, आपने खुद ने बताया और मैं बार बार इस बात को उठाता रहा हूँ कि जब ये सारे कामकाज हो जाते हैं आपके, तब शिक्षा के लेकर के आपने जो ये निर्णय किया, पिछले साल भी यही किया और इस साल भी यही किया। सबसे ज़्यादा अगर किसी को अगर भविष्य का नुकसान हुआ तो वो बच्चों को हुआ, उन लोगों को, उन बच्चों को जिसकी एस्पिरेशन है कि वे भी समाज के विकास में, देश के विकास में अपना योगदान दें। और 2 साल से जो पिछड़ गए बच्चे, पीछे रह गए, उन वो अगर उस गति से अगर आगे बढ़ते तो हो सकता है कि हिंदुस्तान 2 साल और तेज गति से आगे बढ़ता। और जहाँ तक की बात शिक्षा का क्षेत्र की बात हम करते हैं लगातार, तो आपने खुद ने कहा और मैं भी यही बार बार कहता रहा हूँ कि जब आप ये चुनाव करवा लेते हैं या राजनीतिक गतिविधियाँ हो जाती है, रैलियाँ हो जाती है या सामाजिक जो क्या कहना चाहिए, कार्यक्रम आयोजित हो जाते हैं, लोगों के बीच में चलना होता है रैलियों के माध्यम से, तो कोरोना उस समय भी था, कोरोना इस समय भी है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि सेहत के साथ में किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता, समझौता होना भी नहीं चाहिए और ये बात बिल्कुल सही है। तो जब ये समझौता न होने की अगर हम बात करते हैं तो ये सभी क्षेत्रों में लागू होता है। सिर्फ और सिर्फ बच्चों की खिलवाड़ या बच्चों की सेहत को लेकर के अगर आप उनकी परीक्षाओं को रद्द करते हैं तो उन बच्चों का क्या होगा जो साल भर 365 दिन तक लगातार मेहनत करते हैं और जब उनको ये पता लगता है कि अब आपके इम्तिहान नहीं लिए जाएंगे
तब वो बच्चे जो कि आगे बढ़ने की रेस में लगे रहते हैं उनका क्या होगा। रहा बात, तो आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा था, आपके पास में मैन पावर पूरी थी, आपके पास में व्यवस्थागत तैयारियां थी। हमने भी इम्तिहान दिए थे 10वीं 12वीं से निकल के आए, उस समय भी अगर एक एक दो दो दिन का बीच में गैप होता था आपके प्रश्न पत्रों को लेकर के, तो आप गैप दे करके, और जो इतनी सारी स्कूलें हैं, लाखों स्कूलें तो सरकारी इमारतों की है, प्राइवेट सेक्टर की स्कूलें भी है, तो एक क्लास में अगर 30 बच्चों का अगर बैठने की व्यवस्था की जाती है और 15 बच्चे भी अगर उसमें बिठवा दे जाते और एक एक दिन का आप गैप दे करके भी कर लेते तो इम्तिहान आसानी से हो जाता और सब कुछ व्यवस्थाएं बराबर हो। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि एसी के कमरों में बैठ करके किसी भी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता, और अगर लिया जाता है तो वो बच्चों की जो मूलभूत जो ज़रूरतें हैं, मूलभूत जो एस्पिरेशंस हैं, उनके साथ में आप खिलवाड़ करते हो। जैसा कि लगातार यह दूसरी बार हो रहा है कि आपने 10वीं और 12वीं की परीक्षा सिर्फ और सिर्फ इसलिए रद्द कर दी कि हम बच्चों की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करते। बात बिल्कुल ठीक है और यह होना भी चाहिए, और यह सरकार का दायित्व भी है और जिम्मेदारी भी है कि सेहत के साथ किसी तरह का, जब सेहत के साथ किसी तरह का खिलवाड़ की हम बात करते हैं, तब फिर वो चुनाव जो पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में करवाने की ज़रूरत की थी। एक ज़माना था जब पूरे देश में 1 या 2 दिन में या 1 या 2 चरण में चुनाव होते थे, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे वो विधानसभा के हो, एक एक चरण में चुनाव हमने भी देखे हैं। तब 8 चरणों में चुनाव करवा के आपने कोरोना को जो है इनवाइट किया कि आइए हमारे साथ में, रैलियों के माध्यम से हो या जो है सभाओं के माध्यम से हो। ये जो निर्णय किए गए ये वो कौन लोग थे, सवाल इस बात पर भी उठता है। और आज का बच्चा ये पूछेगा कि जब आप रैलियों में आप जाते हो, भाषण देते हो या सामाजिक सरोकारों में आप भीड़ के साथ में इकट्ठे होते हो, तब कोरोना कहता है कि वहाँ पे हम तो किसी के भी हाथ नहीं लगाएंगे। और जब इम्तिहान देने की बात होती है, जब 365 दिन के बाद में व्यक्ति इम्तिहान देने बैठता है कि हाँ मेरे असेसमेंट क्या होगा, मेरे एजुकेशन का मूल्यांकन किस तरह से करोगे, क्योंकि इम्तिहान ही उनका एक जो है मूल्यांकन का आधार बनता है। जी बिल्कुल पुरोहित जी, बिल्कुल आपने सही किया, माफ कीजिएगा बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। हमारे साथ में विवेक तिवारी जी भी लगातार बने हुए हैं, उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ, ब्यूरो हेड माफ कीजिएगा भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस ओंकार नाथ सिंह भी जुड़ चुके हैं और बीजेपी से अमित तिवारी भी जुड़ चुके हैं। अमित जी, ओंकार जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी आप दोनों के पास में आऊंगा, उससे पहले विवेक तिवारी जी आपके पास में आना चाहूंगा। जिस प्रकार से अभी रमेश जी भी बता रहे थे, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि भविष्य किसका जरूरी है, राजनीतिक नेताओं का जरूरी है या छात्रों का जरूरी है जो देश का भविष्य बनाते हैं। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि राजनीतिक हस्तियां देश का भविष्य नहीं बनाती, लेकिन जब राजनीतिक हस्तियों के भविष्य के लिए हम चुनाव करवा सकते हैं, हम तमाम धार्मिक आयोजन हम करवा सकते हैं कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करते हुए, उसके बाद भी सबने देखा चुनावों में धार्मिक आयोजनों में कितनी पालना हुई कितनी नहीं हुई। कई लोगों को हमने सिर्फ और सिर्फ व्यवस्थाएं जो करवा रहे थे उन्हें हमने खो दिया, और इनकी भी संख्या हजारों में है, भले ही वो हमारे पुलिसकर्मी हो, जवान हो या फिर चुनाव करवाने के लिए नियुक्त किए गए हमारे शिक्षक हो, उन्हें भी हमने खोया है। तो जब हम उस चीज के लिए इन लोगों की जिंदगी दांव पे लगा सकते हैं, तो यहाँ तो जिंदगी दांव पे लगाने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि उस समय वैक्सीनेशन इतना ज्यादा नहीं हुआ था और अभी लगभग 22 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और 18 से 44 कहीं कहीं किसी राज्य में शुरू हो चुका है। यदा कदा समस्या है, लेकिन उसके बाद भी अब हमारे पास वैक्सीन है, और एक भी नहीं 2 वैक्सीन है, 3 से 4 वैक्सीन पाइपलाइन में है, और तमाम कोविड-19 की जागरूकता के नियम हर एक व्यक्ति को पता है। तो क्या ये परीक्षाएं नहीं हो सकती थी रद्द करने से पहले? क्या इन तमाम उपायों को नहीं सोचना चाहिए था? विवेक तिवारी जी। वैक्सीनेशन का जो हाल है, जो स्पीड है उसके बारे में कल सुप्रीम कोर्ट में बहुत कुछ कहा सुना जा चुका है, वो सार्वजनिक है। और वैक्सीनेशन की हमारे देश में स्थिति क्या है ये भी सबको पता है। 20-21 करोड़ डोज लग चुकी है, लेकिन दोनों डोजेस की बात करें तो वो संख्या बहुत कम है, वो 1-1.5 करोड़ के आसपास ही है। दूसरी बात यह है कि जान है तो जहान है, सबसे बड़ी इंसान की जिंदगी है। दूसरा जो उदाहरण आपने पश्चिम बंगाल के चुनावों का दिया, या और 5 राज्यों में चुनाव हुए थे उस वक्त, और उत्तर प्रदेश में पंचायत के भी चुनाव हुए थे। ये चुनाव हुए जरूर, लेकिन सिवाय इलेक्शन कमीशन के किसी भी सार्वजनिक संस्था ने,
किसी भी राजनीतिक दल ने इसको डिसाइड नहीं किया कि ये चुनाव कराने का फैसला सही फैसला था। ये बात किसी ने नहीं कही, ना प्रधानमंत्री ने की कही, ना बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री ने कही, ना ही कांग्रेस के किसी नेता ने कही। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के तमाम हाई कोर्ट्स में ये मुकदमे इसको चलते रहे, चाहे वो प्रयागराज इलाहाबाद का हाई कोर्ट हो, चाहे वो दिल्ली का हाई कोर्ट हो, सब जगह सरकारों को फटकार लगाई गई कि आपने इलेक्शन क्यों कराए। तो इलेक्शन कराना एक अलग स्थिति थी, लेकिन उसको डिफेंड नहीं किया गया। वो फैसला सही फैसला नहीं था, ये किसी ने नहीं कहा कि वो फैसला सही फैसला था। अब प्रश्न आता है कि जो बोर्ड के एग्जाम है उसको लेकर के सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड ने एक बड़ी लकीर खींच दी है 12वीं के एग्जाम को रद्द करके। तो जो भी राज्य सरकारें हैं जिनके अपने बोर्ड्स हैं, उनको इस लकीर के दूसरी तरफ वो नहीं जा सकते। उनको इस बात को जस्टिफाई करना होगा। अगर वो परीक्षाएं कराने का निर्णय लेते हैं तो उनको जस्टिफाई करना होगा कि सीबीएसई जैसे संस्था ने अगर 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं तो आप किस आधार पर करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं। आप सवाल उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश में अभी की स्थिति यह है कि अभी थोड़ी देर पहले मीटिंग शुरू हुई है। डॉक्टर दिनेश शर्मा जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के मंत्री है, उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी एक बैठक कोविड को लेकर के चल रही है। हो सकता है शाम तक इसके बारे में कुछ कहा जाए। जो लास्ट अपडेट था इसके बारे में वो ये कहा गया था सरकार की तरफ से कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 12वीं की होंगी। जी मुख्यमंत्री की तरफ से इशारा कर दिया गया है कि परीक्षाएं नहीं होंगी, रद्द होंगी, लेकिन आधिकारिक फैसला लेने के पहले जो औपचारिकताएं होती है वो सरकार कर रही है। हो सकता है 1-2 दिनों में इसको लेकर के निर्णय आ जाए। परीक्षाएं कराया जाना इस वक्त उचित नहीं है, क्योंकि 18 से 44 साल के बीच की जो वैक्सीनेशन की स्थिति हमारे देश में है वो बहुत बेहतर नहीं है। तो कुल मिलाकर के अभी परीक्षाएं नहीं कराने का फैसला, ये फैसला सही है और सभी लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो विपक्षी नेता मायावती हो, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो। सभी ने सीबीएसई के द्वारा जो परीक्षा रद्द की गई है उसको लेकर के सहमति जताई है। तो एक तरह से इसको लेकर के राजनीतिक हमारी जो जमात है उसमें सहमति है कि परीक्षाएं रद्द कराना एक ठीक फैसला है। अब इसके बाद प्रश्न आता है कि 12वीं की परीक्षा रद्द करने के बाद आगे उनके एडमिशन कैसे होंगे। ये बातें तय की जा सकती हैं कि वो फार्मूला क्या होगा कि 12वीं के बाद वो अगली कक्षा में कैसे प्रवेश पाएंगे, उसके लिए क्या फार्मूला होगा, वो सारी चीजें तय की जा सकती है। लेकिन फिलहाल अभी की जो हमारे पास तथ्य मौजूद है, 12वीं की जो परीक्षा रद्द की गई है उसका सभी मोर्चों ने, सभी दलों ने और सभी संस्थाओं ने उसका स्वागत किया है। जी विवेक जी माफ कीजिएगा, बीच में मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर चाहते तो ये परीक्षाएं हो सकती थी। उत्तर प्रदेश के आंकड़ों की अगर बात करें तो 10वीं और 12वीं मिलाकर कुल 56,03,813 छात्र हैं और सेंटर्स जो चिन्हित किए गए हैं वो सेंटर्स हैं 8,497। अगर इसमें हम कैलकुलेशन देखें तो एक सेंटर पर करीब 660 बच्चे अलॉट किए जा सकते थे और ये चिन्हित सेंटर है। लेकिन अगर क्या हम इस बारे में और गंभीरता से सोचते तो हम सेंटर्स बढ़ा सकते थे, क्योंकि कोविड केयर सेंटर खोलने के लिए भी हमने कई सामुदायिक भवनों को कई सरकार के मंत्रियों ने किराए पे लिया है या वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं और कई खुले मैदान में कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। तो कोविड से लड़ने के लिए भी तो हम सारी व्यवस्थाएं कर ही रहे थे, तो क्यों नहीं बच्चों के भविष्य को देखते हुए ये काम हम कर सकते थे। अगर सेंटर्स बढ़ते तो एक सेंटर पे बच्चों का नंबर भी कम होता। देखिए उमंग जी, 18 साल और उससे नीचे के बच्चे होते हैं जो 12वीं की परीक्षा में बैठते हैं। जी बिल्कुल। 18 से ऊपर का भी वैक्सीनेशन बहुत अच्छा नहीं है और 18 से नीचे का तो हो ही नहीं रहा है। उसके लिए तो अभी क्लिनिकल ट्रायल के स्टेज में हम लोग हैं। तो रिस्क लेकर के कोई एग्जाम करा लिया जाए कोई, और फिर उसके बाद सरकार की फजीहत हो, क्योंकि बच्चे को लेकर के इस तरह का रिस्क लेना सरकार के लिए महंगा पड़ सकता है। शायद इसी वजह से सीबीएसई आमतौर पर परीक्षाएं रद्द करती नहीं है। तो बहुत सोच समझ के ये निर्णय लिया गया होगा। हम बच्चों की जिंदगी को रिस्क पर नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि उनसे जुड़ा हुआ देश का भविष्य है। और शायद इसीलिए संसाधन होने के बावजूद, संसाधन होना एक अलग चीज है, उसकी व्यवस्था करना अलग चीज है। हो सकता है कि इस परिस्थिति में हम एग्जाम करा लेते, लेकिन अब रिस्क नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पंचायत चुनाव और जो राज्यों की विधानसभा के चुनाव हुए हैं उनके बाद जो कोरोना की स्थिति हुई, जिस तरह से लोगों की जानें गई हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह से शिक्षकों और स्टाफ जो सरकारी कर्मचारी से जिनकी ड्यूटी लगी थी उनकी जो मृत्यु हुई है कोरोना के कारण, उसको लेकर जो परिस्थितियां हुई हैं, सरकार अब इस जले में हाथ नहीं डालेगी ऐसा लग रहा है। और उत्तर प्रदेश में भी बोर्ड की परीक्षाएं मोर और लेस रद्द ही होनी है, ये फैसला कुछ दिनों में हो जाएगा। तो सरकार ऐसा लगता है कि बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहती, संसाधन हो अथवा ना हो।
क्योंकि 18 से नीचे के बच्चों को वैक्सीन नहीं लग रही है और इनकी जिंदगी सबसे ज्यादा रिस्क पर है। जो कोरोना के आंकड़े नीचे आए हैं, दूसरी लहर का पीक नीचे आ गया है, वो नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन इसकी एक वजह लॉकडाउन भी है, क्योंकि कई प्रदेशों में लॉकडाउन लगा हुआ है, अभी भी धीरे धीरे करके ही इसको अनलॉक कर रहे हैं। क्या इसकी वजह से ये परिस्थिति हो, जब लॉकडाउन पूरी तरह से अनलॉक हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, ये किसी को कोई इसके बारे में गारंटी से नहीं कह सकता कि अब ये दूसरी लहर खत्म हो गई, अब नहीं होगी, चाहे हम इसको अनलॉक कर दें। तो एक तरह का रिस्क फैक्टर है इसमें जो बच्चों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। शायद इसीलिए बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो रद्द करने के फैसले राज्यों द्वारा लिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही होने की संभावना है। जी बिल्कुल विवेक जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं बच्चों की सुरक्षा और उनकी सेहत की सुरक्षा भी बेहद जरूरी है, शायद इसलिए ये फैसला लिया गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उच्च शिक्षा के लिए, विदेश में शिक्षा के लिए जो बच्चे इच्छुक होते हैं, तमाम इंजीनियरिंग, मेडिकल और सरकारी जो एग्जाम्स होते हैं, उसमें अब क्या कुछ गाइडलाइन रहेगी? क्योंकि 10वीं के बाद में बच्चा उत्तीर्ण होकर आता है तो वो अपने उसी स्कूल में या फिर 11वीं में एडमिशन लेता है, अपने उसी राज्य में लेता है, अपने उसी शहर में लेता है, तो उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती। लेकिन 12वीं के बाद जब बच्चा उत्तीर्ण होता है तो उसके सामने कई नई चुनौतियां उसके सामने खड़ी होती हैं। उन चुनौतियों का मुकाबला कैसे होगा, कैसे इन बच्चों को नंबर्स दिए जाएंगे, मेधावी जो छात्र हैं उनके साथ क्या कुछ होगा, क्योंकि उनके अपने अपने उन्होंने एम बना रखे होते हैं, उन्होंने अपने लिए कई चीजें डिसाइड करी हुई होती हैं, उस चीज का क्या होगा, इसका भी जवाब शायद वो छात्र और उनके अभिभावक ढूंढ रहे हैं। बच्चों को इस फैसले से खुशी है तो वहीं कई बच्चे मायूस भी हैं जिन्होंने पूरे साल भर तैयारी करी है, जिनको अपने आगे के भविष्य को लेकर थोड़ी चिंता हुई है। खैर, हमारे साथ लगातार प्रवक्ता कांग्रेस ओंकार नाथ जी बने हुए हैं, बीजेपी से अमित तिवारी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, रमेश पुरोहित संवाददाता जयपुर, ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश विवेक तिवारी और ब्यूरो चीफ भूपेंद्र गुप्ता उत्तराखंड से लगातार बने हुए हैं। ओंकार नाथ जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस प्रकार से फैसला लिया गया है, हालांकि कांग्रेस के भी कई बड़े नेताओं द्वारा केंद्र सरकार को इस बाबत बताया गया था कि बच्चों की सेहत और सुरक्षा को देखते हुए ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए। अब केंद्र सरकार ने ये फैसला भी कर लिया, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, जो 12वीं के जो बच्चे हैं, जो बोर्ड के बाद में तमाम कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी करते थे, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में कट ऑफ लिस्ट के हिसाब से अपने आप को तैयार करते थे, उनका क्या? और अगर आगे इनका जो भी मूल्यांकन का तरीका होगा, उस मूल्यांकन के हिसाब से किसको क्या ग्रेड दी जाएगी, कैसे सब कुछ होगा, इस बात को लेकर कई अभिभावक और बच्चे चिंतित हैं। क्या कहना चाहेंगे सर ओंकार नाथ जी? देखिए उमंग जी, एक बात मैं आपको बताऊं, कोरोना महामारी को लेकर सरकार ने बहुत ही अनियमितताएं और बहुत असावधानी और बहुत अनुभवहीनता का प्रदर्शन किया, क्योंकि जिस समय इसकी रोकथाम के उपाय करने चाहिए थे, ये सब जानते हैं कि वैक्सीनेशन ही इसका एकमात्र रोकथाम था। और जिस समय यूके ने, यहाँ की आबादी 6 करोड़ 80 लाख है, उन्होंने मई 2020 में 9 करोड़ डोजेस बुक करा दी जी। जापान की आबादी 12.5 करोड़ है, जुलाई 2020 में उन्होंने 12 करोड़ डोजेस बुक करा दी। यूएसए की आबादी 33.5 करोड़ है, अभी उन्होंने 20 करोड़ डोजेस बुक करा दी जी। यूनियन यूरोपियन, जिसमें कई कंट्री शामिल हैं, उनकी टोटल आबादी 44 करोड़ 60 लाख है, अगस्त 2020 में उन्होंने 30 करोड़ डोजेस बुक करा दी। ब्राजील, जिसकी आबादी 21 करोड़ है, अगस्त 2020 में उन्होंने 9 करोड़ करा दी। ऑस्ट्रेलिया, जिसकी आबादी कुछ 2.5 करोड़ है, उन्होंने सितंबर 2020 में 3 करोड़ 30 लाख बुक करा दी जी। जर्मनी, जिसकी आबादी 8 करोड़ है, सितंबर 2020 में 3 करोड़ डोजेस बुक करा दी। और भारत, जिसकी आबादी 137 करोड़ है, वो जनवरी 2021 में जागा और उसने 1 करोड़ 65 लाख डोजेस बुक कराए। क्या ये 50 करोड़ डोजेस बुक नहीं करा सकते थे, ताकि आज ये मारकाट जो मच रही है वो ना होती? और जिस तरह से इन्होंने बिना इसको समझे बूझे विधानसभा के चुनाव कराए, और जिस तरह से कुंभ मेला में भीड़ को इकट्ठा होने दिया, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव कराए, इससे जो ये महामारी है वो आग की तरह से फैल गई, जिसको रोक पाना एक मुश्किल ही नहीं, एक चैलेंज, एक बहुत ही परेशानी का सबब बन गया। लगता था कि अब लगता है कोई बचेगा ही नहीं। ऐसे में अगर कुछ लोगों की राय पे हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी ने भी एचआरडी मिनिस्टर साहब को चिट्ठी लिखी थी और बताया था कि बच्चों के भविष्य को देखिए, 18 साल, जैसा भी हमारे पहले में तिवारी जी बता रहे थे कि बच्चे 18 साल के जो है वही 12वीं का देते हैं, या 18 से 1 साल बड़े होते हैं, तो अभी 18 साल के बच्चों को सबको टीका लगा नहीं है और उस समय तक लगा भी नहीं था। तो इसलिए अगर सरकार ने यह फैसला लिया है लोगों की बात सुन के, तो यह संतोषजनक फैसला है और इसकी तारीफ की जानी चाहिए।
दूसरे उत्तर प्रदेश को भी इसका अनुसरण करना चाहिए और अन्य राज्यों को भी करना चाहिए। अब आपने कहा कि बच्चे इंटरमीडिएट के बाद अच्छा कटआउट लेके एडमिशन लेते हैं जी, तो आप ये देख लीजिए खाली ग्रेजुएशन में जो एडमिशन होता है वो कटआउट के आधार पे होता है, बाकी सब एग्जामिनेशन में जाने के लिए बच्चों को एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है जी। तो यहाँ भी एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा। जो अच्छे बच्चे होंगे उन्हें वो रोक नहीं पाएगा। जब वो 90% 92% ला सकते हैं तो 92% 93% का आधार बना के 94% का जो कटआउट बनाते हैं कॉलेजेस, उसमें वो उतने परसेंट ले आए और दे इम्तिहान। क्या दिक्कत की बात जी, उसमें एग्जामिनेशन दे देंगे, वो सिलेक्शन हो जाएगा। हमें उनकी जिंदगी सबसे पहले प्यारी थी, इसमें कोई दो राय नहीं कि बच्चों साल भर तैयारी किए होंगे, तैयारी करने के बाद उनकी एक इच्छा होती है कि हम कॉलेज में टॉप करें, हमारे कॉलेज में अच्छे नंबर आए, ये सारी चीजें हैं। लेकिन जब उनकी जिंदगी रहेगी तभी तो ये सब चीजें रहेंगी। अब आप कहते हैं कि सेंटर बढ़ा दिए जाए, चलिए सेंटर बढ़ा दिए जाए। अभी चुनाव हुआ था, चुनाव में अंदर एक शासन अधिकारी होता है, 4 और कर्मचारी होते हैं जी, और वो 4 कर्मचारी तो अंदर होते हैं, एक करके वोटर जाता है अंदर, और जब वोटर जाता है वो कैसे इन्फेक्ट हो गए वो कर्मचारी और कैसे हो गया वोटर इन्फेक्ट जी, क्योंकि बाहर जब वो आते हैं तो उन सब चीजों को, जो बच्चों को माँ बाप छोड़ने जाएंगे तो वो बच्चे कैसे जाएंगे। सब तो कुछ बस में जाते हैं तो बस में आप 10 बस को लगा नहीं देंगे और उसके बाद सारे बस ड्राइवर को इमीडिएटली आप क्या कहते हैं बता भी नहीं देंगे यहाँ यहाँ तुमको जाना है। जो बच्चे ड्राइवर पहले से जा रहा है वही ला पाएगा बच्चों को जी। और दूसरी चीज कि ये बच्चे जब वहां पर जाएंगे, इनके पेरेंट्स लेके किसी तरह से वहां पे, तो सबके पास कार नहीं होगी, साधन नहीं होगा किसी चीज का, तो कैसे वहां पहुंचेंगे एग्जाम देने ऑन टाइम। तो ये सारी दिक्कतें अपनी जगह पर देखते हुए सरकार ने फैसला लिया। ये सरकार ने उचित फैसला लिया जी, कम से कम पहला फैसला सरकार ने कायदे का लिया, जिसकी हम तारीफ करते हैं। बाकी तो सरकार ने इस देश को डुबोने में कोई कमी नहीं दिखाई। चलिए, आपने तारीफ करी, उसका भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अमित जी लगातार हमारे साथ बने हुए बीजेपी से। अमित जी, चलिए, विपक्ष आपकी तारीफ कर रहा है, हालांकि कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही फैसला सरकार ने समझदारी भरा लिया है, इसकी तारीफ करनी चाहिए, बाकी के फैसले खैर उस बारे में बात नहीं करेंगे। परीक्षाओं को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे अमित जी? देखिए, ऐसा है उमंग जी, जो फैसला केंद्र सरकार ने लिया सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा को निरस्त करके, वो स्वागत योग्य है। आज सारे राजनीतिक दल इसका स्वागत कर रहे हैं जी। जहां तक अभी आप कह रहे थे, अभिभावकों में भी बहुत ज्यादा खुशी है। आज उन्हें ये महसूस हो रहा है कि हमारे बच्चों की जिंदगी सुरक्षित हुई जी। जब बच्चों की जीवन सुरक्षित होगा तभी ये कुछ कर सकते हैं। तो आज हर तरफ इससे एक निश्चिंतता आई है, लोगों में एक आत्मविश्वास आया कि अब हमारे बच्चे सुरक्षित हो गए। नहीं तो अभी तक ये माहौल बना हुआ था कि बच्चों को हम भेजेंगे कैसे। जहां तक बार बार लोग कह रहे हैं कि तीसरी लहर आ सकती है और जो बच्चों पे प्रभावी होगी, इसको लेके माता पिता लगातार चिंतित थे और बच्चों की भी मनोदशा ऐसी नहीं थी कि वो परीक्षा दे पाएं। तो ऐसे में जो ये निर्णय लिया गया है ये बहुत ही उचित है और हमें बच्चों को बचाना है। एक बात आपने कही कि कैसे इनको मार्किंग की जाएगी, इन्हीं सब मुद्दों को चर्चा में लेके सरकार फैसला ले रही है, क्योंकि 11th में भी प्री बोर्ड होता है, 12th में भी इनके एग्जाम होते हैं। उन एग्जामों के का जो क्राइटेरिया बनेगा, जो बच्चे आगे थे वो आगे रहेंगे। और अभी हमारे कांग्रेस के मित्र भी कह रहे थे कि आगे के लिए तो एंट्रेंस परीक्षा होती है जी। और सबसे बड़ी बात है कि जब जान रहेगी तभी जहान रहेगा, तभी हमारा भविष्य होगा जी। तो जहां तक हमारे उत्तर प्रदेश की बात है, आज हमारे उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंत्री उप मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी अपने विभाग की बैठक कर रहे हैं। कोविड की क्या स्थिति है उसकी समीक्षा कर रहे हैं और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि 2-3 दिनों में यहाँ भी उचित फैसला बच्चों के हित में हो जाएगा। जी बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं अब सरकार ने ये फैसला किया है परीक्षाएं रद्द करने का। तमाम अन्य राज्यों ने भी अपने अपने स्टेट बोर्ड की परीक्षाएं रद्द की है। अब देखने वाली बात है कि 12वीं के इन बच्चों को जिनको आगे के भविष्य की तैयारी करनी होती है, कॉलेजेस में एडमिशन लेने होते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी करनी होती है, उनका वैल्यूएशन किस प्रकार से किया जाएगा, बस सभी की नज़र अब इसी पर लगी हुई है। फिलहाल हमारे साथ में जुड़ने के लिए ओंकारनाथ जी आपका, अमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रुक कर लेते हैं उत्तराखंड का। भूपेंद्र जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भूपेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूँगा। जिस प्रकार से ये फैसला सरकार का आया है, अभी तमाम पैनलिस्ट ने अपनी अपनी राय रखी है, लेकिन सवाल कुल मिला के वही उठता है, ठीक है जान है तो जहान है, स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। लेकिन भूपेंद्र जी, एक छोटी सी बात ये भी है कि
12वीं में जो बच्चे आते हैं, जैसा कि विवेक तिवारी जी ने भी बताया था कि वो 15 से 18 साल के बीच के होते हैं। कहीं कहीं एडमिशन कई जल्दी भी हो जाते हैं, कोई बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, वो क्लास भी जंप कर लेते हैं, ऐसी तमाम चीज़ें। खैर, उम्र की अगर हम बात करें तो ये उम्र वही है। भले ही ठीक है आप स्कूल नहीं भेज रहे, मत भेजिए, लेकिन परीक्षाएं रद्द हो गई हैं, इसका कुछ लोग स्वागत कर रहे हैं, कुछ इससे नाखुश भी हैं। सवाल यह कि इसी उम्र के बच्चे ज़्यादातर अपने अपने घर के काम के लिए भी, भले ही छोटा मोटा काम हो, वो बाहर भी निकलते हैं। और अब धीरे धीरे पूरा देश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। कई चीज़ें अब इसमें अनलॉक होंगी, कई खरीदारी की चीज़ें अनलॉक होंगी, शॉपिंग मॉल्स अनलॉक होंगे, हालांकि उसमें अभी वक्त है लेकिन होंगे। कई शादी समारोह की इजाज़त मिलेगी, कई जगह अब परिवारों का आना जाना होगा। उस समय भी तो ये बच्चे घर से बाहर जाएंगे, और उस समय भी आपको क्या पता कि आप जिसके पास जा रहे हैं या जिससे आप टच हो रहे हैं वो कोरोना से संक्रमित है या नहीं है। तो अगर ये सब कुछ हो सकता है अनलॉक के दौरान, जो हमने पहले भी देखा था, और दूसरी लहर खतरनाक भी इसीलिए बनी क्योंकि लापरवाही बहुत ज्यादा कर दी गई, तो क्या सबसे बड़ी बात, हम बच्चों के भविष्य को देखते हुए इतनी व्यवस्था भी नहीं कर सकते थे कि तमाम हमारे पास सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज को देखते हुए कोविड की तमाम गाइडलाइन की पालना करते हुए परीक्षाएं करवाई जा सकती थी? भूपेंद्र जी। देखिए उमंग जी, जितने भी आपने ये तमाम तर्क दिए हैं, ये तमाम तर्क बहुत मजबूत और बहुत ज्यादा जो है अपने आप में बहुत ज्यादा सुदृढ़ नहीं दिखाई देते हैं जी। उसके पीछे देखिए सबसे बड़ा कारण है कि जिस तरीके से जो लगातार, चाहे नेशनल मीडिया हो चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो, सबने जो है दूसरी लहर को के जो हाल हुआ, जिस तरीके की सरकार और पूरे देश में जो है अव्यवस्थाओं का चीजें दिखाई दी, और उसका सीधा सीधा जो है दोष केंद्र की सरकार को, या कहें कि सीधे सीधे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर पे पड़ा है। उससे उनकी क्या छवि गई है, उनकी पार्टी की क्या छवि गई है, उसके अलावा जो बड़े बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में क्या बीजेपी की स्थिति हो गई है, ये पूरी देश दुनिया से किसी से छिपा नहीं रहा है। अब उसके पीछे कारण आप चाहे चुनाव बता दीजिए, कुंभ बता दीजिए, तमाम पंचायत के चुनाव बता दीजिए, सारी चीजें हैं। उसमें सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए गए, तमाम आदेश दिए गए, लेकिन जो है जमीनी स्तर पर उनका क्या प्रभाव हुआ, ये सब हम लोगों ने कायदे से देखा जी। सरकार की छवि और सरकार की जो स्थिति आज की डेट में है, दूसरी लहर के बाद से सरकार 1% भी रिस्क लेना नहीं चाहती, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या भाजपा की जो है राज्यों में जहां भाजपा शासित राज्य हैं वहां की सरकार है। देखिए उसके अलावा उन्होंने एक बड़ी लाइन, जो अभी जैसे इससे पहले विवेक बता रहे थे कि इससे बड़ी लाइन खींची, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड ने अपनी परीक्षाएं रद्द करके हाई स्कूल और इंटर की कह दिया कि ठीक है बच्चे पूरी तरीके से पास। एक ये बड़ा मैसेज वहां से आने का मतलब है कि एक तरीके से ये एक दबाव डाला गया राज्यों के ऊपर कि देखिए जब सीबीएसई जैसा बोर्ड, आईसीएसई जैसा बोर्ड अपनी परीक्षाएं हाई स्कूल इंटर की रद्द कर सकता है, स्थगित कर सकता, पहले स्थगित थी फिर रद्द कर सकता है, तो आप लोगों को भी इस विषय में, इस दिशा में सोचना चाहिए। देश का कोई भी ऐसा एक राज्य नहीं है जहां पे जो है कोरोना की दूसरी लहर से वहां पे लोगों ने अपनों को खोया ना हो। तो दूसरी चीज क्या है कि देखिए बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है, और चाहे इंटरनेशनल जर्नल हो, चाहे देश के राष्ट्रीय स्तर के जर्नल, मेडिकल जर्नल हो, सब में यही कहा गया है कि तीसरी लहर संभावित है और उसका सबसे ज्यादा असर जो है बच्चों पे पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप पहले सरकार की मनोदशा को समझिए कि सरकार किसी भी तरीके से बच्चों को लेकर के अगर कहीं भी कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी कोई लहर में बच्चे आते हैं और उनके साथ किसी प्रकार का हादसा होता है, तो वो परिवार, वो माता पिता आजीवन जो है इस तरीके सरकार को कभी बख्शने के मूड में नहीं है। तो सरकार ने ये बहुत बेहतर तरीके से समझा कि भाई देखिए ये बिल्कुल इस मामले में बिल्कुल हाथ छूने का मतलब है कि अपने हाथ जला लेना। तो एक आसान और सीधा रास्ता ये निकाला गया कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की जब परीक्षाएं रद्द करवा दी जाए, ऑटोमेटिक दबाव राज्यों के ऊपर पड़ेगा और राज्य अपने हिसाब से उस पर निर्णय लें। देखिए जितने भी जो भाजपा के छोटे शासित राज्य हैं, उन राज्यों ने अपने आप से ये पहल करना शुरू कर दिया कि भाई ठीक है, तो उनको आधार बनाते हुए राज्य सरकारों ने भी यह निर्णय लिया। अब आपने कहा कि देखिए अभी तमाम चीजें खुलेंगी, अनलॉक शुरू हो गया है, लोग निकलेंगे, बच्चे भी जाते ही हैं छोटे मोटे कामों के लिए। देखिए अब जैसे सरकार की मनोदशा समझने की बात है, उसी तरीके से बच्चों की भी मनोदशा समझने की उमंग जी यहाँ पे हमें जरूरत है कि बच्चे हैं, सही कहा अभी इससे पहले जो कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि बच्चे जाएंगे, उनके माता पिता जाएंगे। अब बच्चे का पहले ये हो रहा था कि पेपर 3 घंटे की जगह 1.5 घंटे का इंटर का कर दिया जाए, बहुविकल्पीय प्रश्न रखे जाएं,
जी। ऐसे 1.5 घंटे वो बच्चे जो है माता पिता कहाँ आपस में कहाँ टाइम स्पेंड करेंगे, आपस में बात करेंगे, किस तरीके से वहां पे चीजें जो है बिगड़ सकने की पूरी संभावना है। दूसरा, जो बच्चे पहाड़ की बात करें या हम उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों की बात करें, कई किलोमीटर या कई 1-1.5-2 किलोमीटर तक बच्चे को पैदल जाना है, घर से निकलना है, माता पिता को तैयार होना है, कोई उसको वाहन अपना साधन इंतजाम करना है। तो हम ना चाहते हुए भी इस पूरे प्रक्रिया में अगर परीक्षाएं करवाने की बात की दिशा में बात करते हैं तो तमाम चीजें, तमाम लोग इनडायरेक्टली तौर पे सीधे बच्चों की परीक्षाओं से जुड़ जाते हैं। जी। अच्छा, ऐसी स्थिति में जब जहां जरा सी भी छूट होगी तो उसको आधार बना करके आप ये समझिए, बच्चे हैं, मनोदशा उनकी बाल मन है, अभी हाई स्कूल के बच्चे, इंटर के बच्चे बहुत ही जो है संवेदनशील और बहुत ही जो है उनकी नाजुक मन वाले होते हैं, तो वो उनको आप रोक लेंगे। अगर उन पे आप किसी तरीके की पुलिसिया कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं तो वो आपके लिए जो है, सरकारों के लिए बिल्कुल फिर से उनकी छवि धूमिल करने का काम होगा, है ना। तो आप ये समझिए, और अगर कहीं बच्चे संक्रमित हो जाने का वो हो जाता है तो फिर ऐसी दिशा में तो पूरा का पूरा परिवार आपकी छवि धूमिल करने में लग जाएगा। तो तमाम जो है ये जो आधार हैं सरकार की तरफ से, तमाम जो है चीज इस विषयों पर बात करके जो चर्चा की गई है कि सरकार कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है, तो इसलिए उन्होंने जो है ये सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के माध्यम से राज्य सरकारों पर दबाव डाला। और दबाव डालने के बाद जो है देखिए, उत्तराखंड में भी कल जो है ये निर्णय ले लिया गया है कि पहले हाईस्कूल की परीक्षा तो पहले ही रद्द कर दी गई थी, लेकिन कल ये निर्णय लिया गया है शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में कि बिल्कुल जो है अब इंटर के भी जो है करीब 1.25 लाख बच्चे जो है उनको सीधा प्रमोट कर दिया जाए। और ये उत्तराखंड के इतिहास में ये शैक्षणिक सत्र ऐसा हो गया कि जहां 100% बच्चे पहली बार बिना एग्जाम दिए हुए दूसरी कक्षा में जाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करें कि जैसे जो सही बात है कि अब जिन बच्चे जिन्होंने पूरे साल मेहनत करी, जिन्होंने पूरी ताकत लगा दी कि भाई हमें अपने स्कूल में टॉप करना है, हमें अपने राज्य में टॉप करना है, हमें अपने जिले में टॉप करना है, उन जहां 100 नंबर वाले को और 9 नंबर वालों की कैटेगरी को लेकर के, तो इसको लेकर भी जो हमारी तमाम शिक्षा सचिव हैं और अपर शिक्षा सचिव से लेकर के जो वार्ता हुई, उनका ये कहना है कि देखिए इस मामले में एक छोटा सा जो है लगातार देखिए बहुत माइन्यूट सा पॉइंट रखा गया है उमंग, जहां ये हमें समझना होगा कि उन्होंने कहा कि अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि उसको कम नंबर मिले हैं जी, तो वो बच्चा हालात सामान्य होने के बाद दोबारा से लिखित परीक्षा दे सकता है और उसकी मूल्यांकन बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। ठीक, तो आप जैसे मान लीजिए आप 100 नंबर वाले विद्यार्थी थे और मैं 9 नंबर वाला विद्यार्थी था, एक एवरेज विद्यार्थी था या डल विद्यार्थी था, और आप बहुत जो है मेधावी छात्र थे, तो हम और आप आज की डेट में एक तराजू पे आ गए। लेकिन अगर आपको लगता है कि भूपेंद्र जी के नंबर कम है और मेरे नंबर बहुत ज्यादा होने चाहिए, तो उसके लिए सरकार ने एक वैकल्पिक व्यवस्था रखी है। और उमंग जी, आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसे कम से कम सरकार को देखिएगा 50% बच्चे हालात सामान्य होने के बाद लिखित परीक्षा की तरफ जाएंगे, चाहे वो उत्तराखंड की बात हो या किसी और राज्य की देश के किसी अन्य राज्य की बात हो। बिल्कुल भूपेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं इस प्रकार की व्यवस्थाओं का और इस प्रकार की तैयारियों का ही अभिभावक और बच्चे शायद इंतजार भी कर रहे हैं। हमारे साथ में शिक्षाविद श्रीता तिवारी जी भी जुड़ चुकी है। श्रीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। नमस्कार उमंग जी। जी श्रीता जी, आपके पास आऊंगा, उससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी परीक्षाओं को लेकर ही, उससे जुड़ी एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हमारे दर्शकों को हम बता देते हैं, उत्तर प्रदेश बोर्ड के सभी 26 लाख बच्चे 12वीं में पास होंगे। यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने इसकी घोषणा कर दी है। इस बारे में बात करेंगे, विवेक तिवारी जी से इस बारे में बात करेंगे। लेकिन श्रीता जी, आपके पास आना चाहूंगा, किस प्रकार से देखती हैं आप सरकारों को इस फैसले को, और अब तो उत्तर प्रदेश में भी यही फैसला लागू किया जा चुका है। जी देखिए, मैं अगर आपको बताऊं तो ये जिस तरह का जो निर्णय जो कल हमारे सामने आया है, इसमें एक सिंपल सी बात मुझे ये दिख रही है कि हमारे पास सिर्फ प्लान एक ही था। वो प्लान था कि वो हमें एग्जाम बच्चों के कैंसिल कराने हैं। हमारे पास अगर प्लान बी पहले से ही रेडी होता तो शायद हम किसी और ऑप्शंस को बेहतर तरीके से सोच सकते थे। पिछले साल से आप देखते आ रहे हैं जिस तरह से कोरोना महामारी की तरह में हमारे साथ में आया है, तो हम इसे अपना एक्सक्यूज नहीं बना सकते हैं। पिछले साल आप जी जगह पे सिस्टम स्ट्रांग नहीं था, लेकिन फिर भी उसको जैसे तैसे करके बनाया गया, बच्चों को ऑनलाइन सिस्टम में ढाला गया, क्योंकि पिछले सालों से नहीं था। आईटी इस तरह से सामने नहीं आ पाई थी। पिछले साल से जब बच्चे स्कूल नहीं जा पाए तो ऑनलाइन तरीके से वो जुड़े, तो एक नई चीज से हम लोग इंट्रोड्यूस हुए।
अभी इस साल भी वही स्थिति है। तो मेरा ये सवाल रहता है कि जब पिछले साल से हम उन्हीं स्थितियों से जूझते हुए आ रहे हैं, तो क्यों नहीं हम इस साल ऐसा सोल्यूशन निकाल पाए, या हमारा ऐसा कोई प्लान बी का रोड मैप तैयार होता, या हमारे पास 3-4 ऑप्शंस होते कि हम बच्चों के लिए कुछ डिफरेंट वे में कर पाते। मैं अगर अपने स्कूल्स की और बच्चों की बात करूं तो पिछले साल से स्थितियों में कहीं भी बेहतर सुधार आया ही नहीं है। चाहे मैं शिक्षक की बात करूं, चाहे मैं बच्चे की बात जी, वही भी आज भी वही है। बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए कुछ भी नया ऐसा किया ही नहीं गया है जिससे वो लोग संतुष्ट हो पाए। दूसरी बात ये है, जो पीडीएफ जो नोटिफिकेशन सीबीएसई की तरफ से आया है, जिसमें जो सेटिंग पॉइंट कहा गया है कि जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है वो बाद में जब स्थितियां बेहतर होंगी तब वो दोबारा वो एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसका लिमिट क्या होगा, टाइम लिमिट क्या है उसका। दूसरे कॉलेज यूनिवर्सिटीज के एडमिशन तो ओपन हो ही जाएंगे, क्या तब तक वो सीबीएसई के उन बच्चों के रिजल्ट का वेट करेंगे? तो ये भी तो एक असमंजस की स्थिति है बच्चे के लिए कि बच्चा अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उसको कैसे सेटिस्फाइड करेंगे बाद में। दूसरी बात यह है कि हम बार बार इस कोरोना को महामारी हम जो कह रहे हैं, हम इसे एक्सक्यूज नहीं बना सकते। हमें इसके लिए वेल प्रिपेयर होना ही पड़ेगा। अगर खुदा न खास्ता अगर फ्यूचर में कभी ऐसी स्थिति, भयावह स्थिति हमको देखने को मिलती है, तो हम कैसे उसके लिए वेल प्रिपेयर है। ये स्थिति तो पिछले साल से भी चली आ रही थी। पिछले साल से हमारे पास टाइम था। 12th की जो प्रैक्टिकल बोर्ड के एग्जाम है वो मार्च में ही कंप्लीट करा लिए गए थे। ये एक वेल डिसीजन होता कि अगर मार्च में ही हमारे एग्जाम हो जाते। दिस इज बिकॉज ऑफ पुअर डिसीजन कि हम लोग इतना ड्रैग हो गए इसमें कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं कि हमें बच्चों के एग्जाम कैंसिल करने ही पड़े, क्योंकि उनका वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है अभी तक। तो ये भी एक सोचनीय बिंदु है इसके अंदर। बिल्कुल श्वेता जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं जैसे कि अभी आपने भी बताया कि हमारे पास एक लंबा समय था, हम इस बारे में भी सोच सकते थे और इस बारे में सोचा ही नहीं गया। और जब स्थिति गंभीर हो गई तब उसके बाद में हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही नतीजा रह गया कि अभी तो हम परीक्षा रद्द कर देते हैं, फिर आगे क्या कुछ होगा उसके बारे में अब कमेटी बैठ जाएगी, वो निर्णय ले लेगी, बच्चों का इवैल्यूएशन कैसा होगा। बिल्कुल, हमारे पास कोई प्लान भी रेडी ही नहीं था, सिर्फ प्लान ए पे ही हम लोग काम कर रहे थे और ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम अब कुछ नहीं रह गया था। बच्चों के लिए स्थिति बढ़ती जा रही थी, उनके लिए भी मानसिक स्थिति पे दबाव पड़ रहा है कि वो पूरे साल भर से तैयारी कर रहे हैं और अभी उनके पास हाथ में कुछ भी नहीं है, उस मेहनत के लिए कुछ भी नहीं है। दूसरी बात मैं उमंग जी ये कहना चाहूंगी कि आने वाले टाइम पे जब हम लोग वैज्ञानिक ढूंढेंगे, जब हम ढूंढेंगे, हम चंद्रमा पे जाने की बात करते हैं, जब हम ढूंढेंगे कि वो महान विभूतियां कहाँ हैं जो इस तरह से मतलब जिनको हम पढ़ा रहे थे, जब हम ऐसी चीजों को सर्च करेंगे, लोगों को सर्च करें, तो हमें क्या मिलेगा? क्योंकि आज तो हम सब लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे रख रहे हैं, हम सब बच्चों को उसी तरह से प्रमोट कर रहे हैं। इससे बच्चों का मनोबल तो घटेगा ही, साथ में वो जो ललक, जो आशा उनके अंदर थी पूरे साल भर, जो एक जिज्ञासा उनके अंदर थी, वो कहीं ना कहीं दब जाएगी इस चीज से। जी बिल्कुल श्वेता जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं तैयारियों का अभाव यहां पर देखा गया और तैयारियों के अभाव को देखते हुए एक ऑप्शन बस यहां पर दिखा है कि अभी तो परीक्षा रद्द कर दो, बाकी बाद में देखेंगे। फिलहाल हमारे साथ में जुड़ने के लिए श्वेता जी आपका, भूपेन जी आपका, विवेक तिवारी जी आपका, रमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात यह है कि परीक्षाएं तो रद्द कर दी गई हैं, लेकिन सवाल वही है कि अभी सिर्फ एक मुसीबत ऐसा हम कह सकते हैं कि वो आपने टाल दी कि ठीक है, क्योंकि हमारे पास बेहतर मैनेजमेंट नहीं है, हमारे पास साल भर से ज्यादा का समय था, हमने इस बारे में कोई तैयारी नहीं करी और अब जब सर पर आ गई तो परीक्षा हमने रद्द कर दी। लेकिन खैर, अब देखने वाली बात यह है कि इन बच्चों का इवोल्यूशन कैसे होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, वो किस आधार पर ये सारी चीजें करेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतनी। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।